हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आज हम बात करेंगे एनर्जी पे। आप लोग पहले से जानते हैं एनर्जी क्या है, तो हम सीधे आते हैं टॉपिक पे। एनर्जी इज एन एबिलिटी टू डू वर्क। क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी इज एन एबिलिटी टू डू वर्क। Any types of the work cannot be possible without energy। इसका मतलब कोई भी कार्य करना बिना एनर्जी का पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बट क्या होता है, अगर हम लोग यहां से कहीं चल रहे हैं, यहां तक कि हम अगर बोल भी रहे हैं तो हमें क्या है, साउंड एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। तो हमारी एनर्जी क्या है, हमने पहले भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। What is the law of conservation of energy? The energy cannot be created. Energy can neither be created nor be destroyed। यानी न तो हम एनर्जी को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली क्या होता है, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड, एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म क्या क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी होता है। साउंड एनर्जी, आपका मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में जैसे आपका काइनेटिक हो गया, स्टैटिक हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, एंड आपका न्यूक्लियर एनर्जी। These are the different types of the form of the energy। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे क्या है, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारा चेंज होते हैं। जब सपोज करिए जैसे हम कोई ऑर्गेनिक फूड भोजन करते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होता है। फिर हमको वही एनर्जी हमको चलने में मदद करती है, साउंड एनर्जी यानी बोलने में मदद करती है। यानी चलने के लिए क्या चाहिए, मसल्स पावर चाहिए। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। हम यहाँ पे बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारे पास एनर्जी है, ठीक है ना। अब उसके सोर्सेस क्या क्या है, तो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये आपका जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 2 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते भी हैं। तो हम आते हैं, बात करते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी? सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच कैन प्रोवाइड adequate amount of energy। sources of energy which can provide adequate amount of energy in convenient or in nature over a long period of time। यहां पे क्या, sources of energy it can provide the adequate amount of energy in convenient or in a nature over a long period of time। हम उसको कहते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है एक लंबे समय के लिए। तो हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, इट कैन बी डिवाइडेड
it can be divided in two main categories. In two main categories. ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या? फर्स्ट आता है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और सेकेंड आता है आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब इसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पे इरेज कर लेते हैं। आपका है नॉन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? क्या है? तो दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अगर इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा लिखते हैं फिर समझाते हैं। दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी which have accumulated in nature. In nature, it cannot quickly replaced. When exhausted or called non-renewable sources of energy. Non-renewable sources of energy क्या है? Those sources of energy which have accumulated in nature, it cannot be quickly replaced when exhausted are called non-renewable sources of energy. यानी वह एनर्जी सोर्सेस का जो हमारे नेचर में पहले से एक्यूमुलेटेड है, यानी संचय इकट्ठी है, बट अगर एग्जॉस्ट हो जाती है, अगर ये समाप्त हो जाती है, तो हम उसको तेजी से हम उसको उसकी जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे एनर्जी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। या तो इसका अदर्स नेम क्या है? इसका अदर्स नेम है आपका, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। और सेकेंड नाम क्या है इसका? एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसको हम कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के भी नाम से जानते हैं और एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के भी नाम से जानते हैं। क्या है? जैसे हमारा क्या है, एग्जांपल लेने तो क्या क्या है हमारे? पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस। पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, दीज आर एग्जांपल्स फॉर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है ना, अर्थ के अंदर क्या है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड है और अगर धीरे धीरे हमारे क्या है, समाप्त होते जा रहे हैं। अगर एक बार समाप्त हो गए तो हम इनके रिप्लेस पे इतना तेजी से हम कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे एनर्जी को, तो हम वहां पे कहते हैं एग्जॉस्टेड हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नॉन रिन्यूएबल, यानी हम इसको फिर से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब हमारा इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड अदर नेम आल्सो नोन द एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ। अब हम आते हैं
रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे। रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। What is the renewable sources of energy? Those sources of energy, those sources of energy which are being produced continuously in nature or inexhaustible are called renewable sources of energy. अब दो सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली इन नेचर और इनएग्जॉस्टेबल। यहाँ पे क्या है, ए इनएग्जॉस्टेबल है। इसका मतलब कि ए हमारा समाप्त होने वाला नहीं है, इसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, फिर से पैदा कर सकते हैं, फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अगर इसका एग्जाम्पल है तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका आता है वुड, ठीक है ना। वुड क्या ऑलरेडी एक कन्वेंशनल ही है, क्योंकि हमारा परंपरागत तरीके से इसमें क्या होता था, ये वुड क्या होता है, हीट पैदा करता है जमाने के बाद। तो हमारा वुड है क्या, अगर एक बार वुड खत्म हो जाता तो फिर से हम पेड़ उगा सकते हैं, फिर से हम ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, वहां से हम फिर से वुड ले सकते हैं। ओशियन एनर्जी, टाइडल एनर्जी, आपका हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो हम अब आते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। बट द हमारा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट आते हैं, जो कि आपके एग्जाम्पल के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसका हम एग्जाम्पल लेके भी देखेंगे। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है या क्वालिटी भी हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमारे जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट क्वालिटी की बात करें तो क्या होना चाहिए, हमारा प्रोवाइड a large amount of work energy per unit mass, ऑब्लिक लिख सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो उसकी पहली क्वालिटी ये होना चाहिए कि उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी हमें ऑब्टेन्ड हो, पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर ये आपका गैसेस स्टेट में है तो आपका वॉल्यूम या लिक्विड स्टेट वॉल्यूम, अगर ये आपका सॉलिड स्टेट में है तो पर यूनिट मास। सेकेंड आता है क्या होना चाहिए, चीप एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए। आपका चीप एंड इजिली अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए,
easy to store and transport। हमारी जो एनर्जी, गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए, इसको हम आसानी से स्टोर कर सके और उसको हम एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसपोर्ट करने से हमें क्या हो, आसानी हो, यानी उसको हम इजी ट्रांसपोर्ट भी कर सके और इजी स्टोर भी कर सके। पहले तो हमारा सस्ता होना चाहिए और आपका इजीली अवेलेबल होना चाहिए, यानी हमको जहां से इसको ऑब्टेन करना हो इजी तरीके से ऑब्टेन हो। ऐसा नहीं कि काफी इसमें हम मेहनत करके और पता चले उसके कॉस्ट कितना बहुत ज्यादा हो जाए जिससे हम उसको सर्वाइव न कर पाए। तो अब फोर्थ क्या होता है, इसका फोर्थ क्वालिटी क्या होना चाहिए, इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल एंड यूज। इसका जो, इसको एक जगह से जो भी हम करें उसका यूज करें वो आसानी से हो। अब फिफ्थ इसका है डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन भी न करे। ठीक है ना, ये कोई ऐसा कारण न बने जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो जाए। तो अगर सोर्सेस, अगर गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी है तो उसके मेन क्वालिटी पहला होना चाहिए कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, या प्रोवाइड करे पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम में, आपका चीप हो और इजीली अवेलेबल हो, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हो, इजी टू हैंडल, ठीक है ना, या यहाँ पे लिख सकते हैं सेफ टू हैंडल, सेफ टू हैंडल एंड इजीली यूज, इजीली यूज। तो यहाँ पे क्या, सेफ टू हैंडल, इजीली यूज, डज नॉट कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है ना, तो अब हम आते हैं आपके क्वालिटीज ऑफ गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं आपका फ्यूल्स का। व्हाट इज फ्यूल्स, हम आते हैं फ्यूल्स पे। व्हाट इज फ्यूल्स, दोज मटेरियल्स which are burned to produce heat are known as fuel. Those materials which are burned to produce हीट आर नोन एज फ्यूल्स। हम फ्यूल्स क्या, यानी कोई भी मटेरियल जिसको हम हीट, जिसको हम आपको बर्न करते हैं, मीन्स जलाते हैं, अगर वो हीट प्रोड्यूस कर रहा तो हम उसको बोलते हैं फ्यूल। अगर एग्जांपल है तो क्या, आपका वुड है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, आपका नेचुरल गैस है, कोल, दीज आर क्या है, फ्यूल्स। ठीक है ना, तो आपके ये फ्यूल्स हो गया। अगर हम फ्यूल्स की बात करें तो इसमें आप आता है एक कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना, तो कैलोरीफिक वैल्यू इसका होता है द अमाउंट ऑफ हीट which can produced by burning, is produced by burning the fuels बल्कि यहां पे लिख लेते हैं is produced by burning a unit mass of fuels, a unit mass of
fuels completely is known as calorific value. क्या है कैलोरिफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट which produced by burning a unit of mass. burning unit mass of fuels, यानी किसी भी फ्यूल्स का जब हम यूनिट मास लें, ठीक है ना, और उसको कंप्लीटली अगर उसको बर्न करें, ठीक है ना, उसको कंप्लीटली बर्न करें, ठीक है ना, तो उससे जो भी हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ हीट, यहां पे लिख सकते हैं हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which produced by burning a unit mass of fuels completely is known as the calorific value. ठीक है ना, known as its calorific value. यानी उसी का जो हमको, जिसको हम बर्न कर रहे हैं, जिस फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं, उसका कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? जब हम उसके एक यूनिट मास मतलब क्या? 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम को हम अगर कंप्लीटली बर्न करते हैं तो उससे जितना ही अमाउंट में हमको हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारा उसको कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। अब यहाँ पे आता है कैलोरिफिक वैल्यू, जो हमने कुछ लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, डंग केक, ठीक है ना, जिसको उपले बोलते हैं, जो घर पे यूज किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है ना, बाटी चोखा अक्सर मशहूर होता है, इसी को बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डंग केक का क्या है, 6 to 8 किलो जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर हम डंग केक को कंप्लीटली अगर बर्न करते हैं तो यहाँ पे हमको 6 से 8 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अगर हम वुड की बात करें तो वुड में क्या, लकड़ी की अगर लकड़ी को बर्न करते हैं तो यहाँ पे 7 किलो जूल पर ग्राम है। कोल को अगर बर्न करते हैं, 1 ग्राम कोल को अगर हम बर्न करते हैं कंप्लीटली, तो यहाँ क्या 30 किलो जूल पर ग्राम है। अगर हम पेट्रोल अगर 1 ग्राम या 1 यूनिट मालूम कर लीजिए, अगर 1 ग्राम पेट्रोल को अगर हम बर्न करते हैं तो 50 किलो जूल्स है। डीजल 45 है, केरोसिन 48 है, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो घर पे डोमेस्टिक, घर पे डोमेस्टिक में क्या होता है, खाना बनाने के लिए हम यूज करते हैं, हर घरों में अवेलेबल है, तो एलपीजी इसका क्या है 50 किलो जूल्स पर ग्राम है। मीथेन गैस, ठीक है ना, जो बायोगैस में हमें फाइंड होता है, वहां पे क्या है 55 किलो जूल पर ग्राम है। और जो हाइड्रोजन गैस है, इसका हमारा सबसे मैक्सिमम कितना है, 150 किलो जूल पर ग्राम है। तो ये क्या है, हमारे फ्यूल के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको बर्न करते हैं तो हमको क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब यहां पे एक टर्म्स आता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, यानी किसी भी अगर फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, इसको अगर हम डिफिनेशन लिख दे तो क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर in which the fuel must be heated and catch fire to start burning. Is called its ignition टेम्परेचर। हमारा इग्निशन टेम्परेचर क्या है, यानी वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी फ्यूल बर्न करना शुरू कर दे, यानी उस टेम्परेचर पे अगर हीट होकर अगर कोई भी फ्यूल बर्न करना शुरू कर दे तो वो उसका कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो हमारा किसी भी फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ना तो लो होना चाहिए और ना तो बहुत हाई होना चाहिए, यानी प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, मीन्स मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होता है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल्स, ठीक है ना। अब आते हैं वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल फ्यूल और गुड फ्यूल। कोई भी अगर गुड फ्यूल है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए जो हमारा गुड फ्यूल में या आइडल फ्यूल में होनी चाहिए।
अगर हम फर्स्ट बात करें तो क्या होना चाहिए, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। पहला क्या होना चाहिए, कोई भी अगर गुड फ्यूल है तो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, जस्ट पीछे आपने जो अभी डिस्कस किया था, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड होना चाहिए, इट शुड बर्न विदाउट गिविंग आउट smoke or harmful gases। ये जब बर्न करे तो कोई भी स्मोक या हार्मफुल गैसेस बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इट शुड बर्न विदाउट, यानी बिना हार्मफुल गैस और स्मोक के बर्न होना चाहिए। थर्ड होना चाहिए, इट शुड हैव प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। जिसका फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, कौन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इतना लो भी नहीं होना चाहिए, ना बिल्कुल हाई होना चाहिए, ठीक है ना। इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत लो भी रहेगा तो ऐसे कैच फायर कर लेगा। हल्का सा जो गर्मी के दिनों में हमारी क्या होता है 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो अगर बहुत लो है तो हमारा समर लोकेशन में, समर में क्या होगा, समर में क्या होगा, उसी की गर्मी से हिट से वो बर्न हो जाएगा। तो हमारा इतना लो भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए कि हमको उस टेम्परेचर को देने के लिए कोई अलग से अरेंजमेंट करना पड़े। अब हम आते हैं फोर्थ पे, क्या होगा, इट शुड बी चीप एंड इजली अवेलेबल होना चाहिए। हमारा ये सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से मिल सके, इस तरह का हमारा फ्यूल होना चाहिए। फोर्थ, फिफ्थ क्या हो जाएगा, इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड इजली ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इट शुड बी चीप एंड इजली अवेलेबल, इट शुड बी सेफ टू हैंडल एंड इजली ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोर। हम इसको आसानी से स्टोर कर सकें, आसानी से हैंडल कर सकें और एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। हमारा गुड फ्यूल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बर्न, जब हम इसको जलाएं, ठीक है ना, it should burn, does not leave इसको लिख सकते हैं, it should not leave ash behind burning। ये जब जले तो उसके पीछे कोई भी एस, एस मीन्स क्या होता है, राख। जैसे हम कुछ जलाते हैं तो उसमें राख के जो कण होते हैं ना, तो वो इसके पीछे नहीं लीव होना चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट आता है, इट शुड बर्न smoothly and does not cause
एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है ना, ये हमारा स्मूथली बर्न होना चाहिए, इट शुड बर्न स्मूथली एंड डज नॉट कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द 7 पॉइंट्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडल फ्यूल और गुड फ्यूल। अब आते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जनरली कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, जो पहले से परंपरागत तरीकों से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे काफी लोग परिचित हैं। अगर उसको एक लाइन में डिफिनेशन लिखे तो क्या हो सकता है, द ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ट्रेडिशनल sources of energy which are familiar to most people are called आपका conventional sources of एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, वो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हम परंपरागत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिससे काफी मोस्ट ऑफ पीपल क्या है उससे फेमिलियर है, तो उसी ट्रेडिशनल सोर्स को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जनरली अगर एग्जाम्पल नहीं तो क्या, हमारा इसमें वुड है, कोल है, आपका पेट्रोलियम है, आपका हो जाएगा नेचुरल गैस, दीज आर क्या है, ये आपके कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इसको फॉसिल फ्यूल्स क्या कहता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जीवाश्म, जो जीव या प्लांट से जो मिलकर बनता है। ठीक है ना, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है, अब इसकी भी डिफिनेशन देख लो। ये हमारा जो फ्यूल्स है क्या है, ये आपका अंडरग्राउंड द अर्थ, जो कि हमारा डीप अंडर द अर्थ में जो वहां से जो हमको ऑब्टेंड होता है, ठीक है ना, वो हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है ना, ये क्या है, द नेचुरल फ्यूल्स, द नेचुरल फ्यूल the natural fuel formed deep under the earth from prehistoric remains of living organism plants and animals. फॉसिल फ्यूल्स, हमारा फॉसिल फ्यूल्स क्या, वह नेचुरल फ्यूल जो कि डीप अंडर द अर्थ, यानी हमारे जो पृथ्वी है उसके अंदर फाउंड होता है। ये किसकी वजह से होता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स थे, ठीक है ना, उनका प्री हिस्टोरिक डिकेइंग। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिकेइंग है वो क्या होता है, हमारा मिलियंस ईयर्स एगो, यानी बहुत लाखों वर्ष पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो धीरे धीरे परतों नीचे पृथ्वी के अंदर दब गए, और जब वो पृथ्वी के अंदर दब गए तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर विदाउट द अब्सेंस ऑफ एयर के अब्सेंस में वो किस में कन्वर्ट्स हो गए, हमारे फ्यूल में कन्वर्ट्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है ना, अभी फॉसिल फ्यूल्स में हमारी एनर्जी कहां से है, तो हमारे जितने भी प्लांट्स थे क्या थे, वो सोलर से यानी सन की एनर्जी लेकर क्या बनाते थे, फूड बनाते थे।
जब सन की एनर्जी लेके वो फूड प्रिपेयर करते थे तो फूड में क्या था, हाइड्रोकार्बन होता था, हाइड्रोकार्बन होता था। अभी प्लांट्स हाइड्रोकार्बन के रूप में प्लांट्स में अवेलेबल था एनर्जी। अब इसी एनर्जी को एनिमल्स क्या करते थे, प्लांट्स को ईट करते थे। तो एनिमल्स प्लांट्स को ईट करते थे तो ये हाइड्रोकार्बन की एनर्जी प्लांट्स में भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो अब ये प्लांट्स और जब एनिमल्स जब पृथ्वी के अंदर दबे तो ये हाइड्रोकार्बन जो है ये यही एनर्जी के रूप में फार्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। कि क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, केवल ओनली चेंज टू एनर्जी इन वन फार्म टू अनदर फार्म। केवल एनर्जी क्या होती है, एक फार्म से दूसरे फार्म में चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा केमिकल एनर्जी के रूप में था फूड और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल्स में जो केमिकल एनर्जी के रूप में था, ये हमारा हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर विदाउट द एब्सेंस ऑफ एयर, ये किस में चेंज हो गया, ये कोल में और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गया। जो हमारा जहां पे पेट्रोलियम होता है, ये कौन सा, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जहां पे पेट्रोलियम होता है उसके जस्ट ऊपर हमारा क्या होता है, गैस फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कुएं खोदते हैं, ठीक है ना। जब हम कुआं खोदते हैं जिसको बोलते हैं वेल, जब हम कुआं खोदते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जो गैस होती है, ये गैस क्या होती है, ऑटोमेटिक बाहर आती है। जब गैस ऑटोमेटिक बाहर आती है तो उसके साथ हमारा पेट्रोलियम जो लिक्विफाइड होता है ये भी उस गैस के प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। जब सारी गैस बाहर आ जाती है तो जो पेट्रोल लिक्विफाइड ऊपर नीचे बचा रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, पंप आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। पंप लगा के इसको आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कोल पे। व्हाट इज द कोल, तो कोल क्या है, कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंपाउंड्स ऑफ carbon, hydrogen and oxygen and some free carbons. It is also made of some small amounts of compounds nitrogen and कंपाउंड्स। क्या है कोल, क्या है कोल, हमारा जो कोल इज द डक आउट फ्रॉम द अर्थ, ये हमको पृथ्वी के नीचे से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। कोल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन से बना होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसमें सब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर के भी कंपाउंड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो कोल क्या है, कोल इज ए बेस्ट फ्यूल कंपेयर देन वुड एंड अदर फ्यूल्स, ठीक है ना। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, वुड से या अदर फ्यूल से क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है कोल की हमारी ज्यादा है, ठीक है ना। ये 30 किलो जूल्स पर है, जबकि वुड में क्या है 7 से 8 किलो जूल्स पर ग्राम है। तो हमारा कोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा एक अच्छा फ्यूल माना जाता है, ठीक है ना। कोल इज ए गुड फ्यूल। बट इसको क्या करते हैं, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में एब्सेंस ऑफ एयर में, तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, कोक में। यहाँ पे कोल किसमें चेंज होता है, ये कोक में। इसमें कितना होता है, इसमें 98% कार्बन। अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या करता है, ये अपने बर्निंग के बिहाइंड क्या करता है, एज छोड़ता है, एक हार्मफुल स्मोक
ठीक है ना, स्मोक होता है, और हार्मफुल क्या होता है, गैसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सल्फर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सल्फर अवेलेबल तो क्या है, ये हार्मफुल गैसेस बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाई, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से निकलता है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये हमारी जो गैसेस क्या है ये, और आपका जो स्मोक बनाता है, और ऐश भी होता है, राख भी पैदा करता है, ये सब क्या है हमारा, ये सब ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये हमें क्या करती है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, और हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तो यहाँ पे कोल को हम नहीं यूज करके क्या करते हैं, कोल को पहले हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, अब सेंस ऑफ एयर में, तो किसमें चेंज होता है, कोक में। अब यहाँ पे हमको 98% कार्बन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब हम इसको बर्न करेंगे कंप्लीटली, तो कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती है, बट इसका अगर इसका एक्सेस आउट हो रहा है हमारा इन्वायरमेंटल में, क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमारा इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बन का उत्सर्जन जो है, ठीक है ना, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारा हार्मफुल गैस नहीं है, बट इसका अगर अधिक उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, ये ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ आते हैं, आपका कोल हो गया, कैसे कोक फार्म करते हैं, अब आते हैं यूज ऑफ कोल का, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूज ऑफ कोल, हम कोल के यूज क्या क्या है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट यूज क्या है, कोल इज यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पज in home and in industry। हम कोल को हम होम यानी घरों में और इंडस्ट्री में हम हीटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर station to generate इलेक्ट्रिसिटी। हम थर्मल पावर स्टेशन में कोल का यूज करते हैं क्या करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, ठीक है ना। हीट करता वाटर को स्टीम बनता है, स्टीम से टरबाइन चलती है, और टरबाइन से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्ड क्या है, कोल इज यूज्ड to make coke, ठीक है ना। coke is the good fuel than the coal, ठीक है ना। तो यहाँ पे because it does not leave ash behind after burning, तो coke हमारा coal is used to make coke बनाने में आता है, and coke is used to extraction of metals, because the coke is the reducing agent and it is used to extraction of metals। फोर्थ आते हैं, कोल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस, ठीक है ना। एंड अदर कोल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोल एंड सिंथेटिक गैस। हमारा क्या है, कोल का यूज होता है कोल गैस के बनाने में, ठीक है ना। कोल गैस जो हम फार्म करते हैं कोल से ही फार्म करते हैं, और ये पेट्रोल के मैन्युफैक्चर में भी प्रयोग किया जाता है, और सिंथेटिक गैस के प्रोडक्शन में भी कोल का हम उपयोग करते हैं। तो दीज आर द यूजेज ऑफ कोल। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम एक हमारा डार्क कलर और आपका फाउल स्मेलिंग होता है, ठीक है ना।
एक क्रूड ऑयल होता है। पेट्रोलियम इज ए डार्क कलर फाउंड स्मेलिंग क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या वर्ड, अगर पेट्रोलियम का वर्ड देखें तो क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स होता है ऑयल। पेट्रोलियम इज आल्सो नोन बाय द रॉक ऑयल, इसको अदर नेम क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, रॉक जो होता है ना, कई रॉक से मिलकर हमारा अर्थ है, तो एक रॉक के अंदर ये ऑयल के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा पेट्रोलियम, आपको इसको रॉक ऑयल भी बोलते हैं। अब पेट्रोलियम क्या है, द क्रूड ऑयल petroleum, the crude oil petroleum is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons with water, salts and earth particles। हमारा जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम होता है, एक तो डार्क कलर का होता है और एक फाउल स्मेलिंग देता है। और ये जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, इसके मतलब इसमें कुछ सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और कुछ गैसियस के रूप में हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ वाटर भी होता है, कुछ साल्ट भी होता है और सम अर्थ पार्टिकल्स होता है। इन सब से मिलकर हमारा एक पेट्रोलियम होता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, यानी इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो वहां से हमको पेट्रोल, डीजल एंड सब लुब्रिकेंट हमको मिलता है। तो पेट्रोलियम में क्या हमारे फाइव फ्लूइड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो हमारा जो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स विद वाटर, साल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। जब यहाँ पे हम डिस्टिलेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ये पेट्रोलियम किसमें चेंज होता है, क्योंकि इसमें जो अननेसेसरी चीजें मिली हैं जैसे साल्ट, अर्थ पार्टिकल्स, वाटर, ये सब वहां से रिमूव होते हैं। फिर यहां से हमको मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड सम लुब्रिकेंट ऑयल। तो जो हमारा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल है, ये क्या है, हमको हीट प्रोड्यूस करता है, बर्न होता है, बट जो लुब्रिकेंट ऑयल है हम अदर्स यूज में लेते हैं। तो हमारा जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल होते हैं, यहाँ पेट्रोलियम क्या है, यहाँ पे हमारा जो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑयल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आते हैं पेट्रोलियम गैस पे। यहाँ पे इसके साथ साथ पेट्रोलियम गैस भी होता है। जो हमारा पेट्रोलियम गैस है, ठीक है ना, जनरली हम इसको बोलते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको लिक्विफाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेशर देके इसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। एक्चुअली में गैस फॉर्म में होता है, जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, ताकि हम इसको सिलेंडर में इजिली स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो। तो हमारा LPG जो है, ये हर घरों में हमारा यूज भी होता है, जिसपे हम फूड को कुक करते हैं। तो यहाँ पे जो कुक करते हैं, जो कुकिंग गैस, इसको ऑलरेडी नोन एज कुकिंग गैस भी कहते हैं, इसको कुकिंग गैस कहते हैं। इसमें जो मेनली कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, वो क्या होता है, इसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है ना। तो क्या है पेट्रोलियम गैस, इट consists of butane and some ethane and
प्रोपेन। ये मेनली क्या है, एक कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन एंड सम आपका इथेन और ब्यूटेन प्रोपेन होता है। यानी इथेन और प्रोपेन जो होता है स्मॉल अमाउंट में होता है, बट ब्यूटेन जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ये लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा पेट्रोलियम गैस है ये हमका जो कुकिंग गैस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम आते हैं इसके कुछ एडवांटेज पे और इसके प्रिकॉशंस पे भी आते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ एलपीजी मींस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस इज ए गुड फ्यूल देन द कोल गैस बिकॉज इट हैज high calorific value than coal gas and it does not leave any residue behind the burning of fuels after burning the fuels। अब यहाँ पे हम एडवांटेज पे आते हैं एलपीजी के, तो क्या क्या है अगर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है एलपीजी कितना होती है 50 किलो जूल्स पर ग्राम होता है, जबकि कोल का कितना होता है, कोल का होता है 30 किलो जूल्स पर ग्राम होता है। 25 से लेके 30 तक होता है किलो जूल्स पर ग्राम। इससे हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इट मींस क्या होगा, इट इज ए गुड फ्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं एलपीजी बर्न्स विथ स्मोकलेस फ्लेम डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। इसमें कोई भी स्मोक धुआं नहीं पैदा होता है, कोई भी स्मोकलेस फ्लेम के साथ जलता है, इसलिए एयर को पोल्यूट नहीं करता। थर्ड में आते हैं एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस। यानी जो एलपीजी होता है जब ये बर्न होता है, इसको जब यूज करते हैं तो कोई भी इसमें से पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती है। एलपीजी डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू बिहाइंड आफ्टर बर्निंग। यानी ये जब बर्न होता है तो अपने पीछे कोई भी एस, स्मोक या हार्मफुल गैसेस कोई भी चीज नहीं छोड़ता है। इट इज इजी टू स्टोर। हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं एंड सेफ हैंडल। इसको हम आसानी से हैंडल भी करते हैं विथ सम प्रिकॉशन, कुछ प्रिकॉशन के साथ, बिकॉज इट इज अ डेंजरस गैस होती है, ठीक है ना, ये डेंजरस गैस होती है। और नेक्स्ट आते हैं इट इज ए नीट एंड क्लीन गैस। ये क्या होती है, एक नीट और क्लीन गैस होती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं एडवांटेज पढ़ लिए, अब हम सब आते हैं इसके लिए प्रिकॉशन पे। हमको क्या क्या प्रिकॉशन एलपीजी गैस को यूज करने के लिए चाहिए, तो हम नेक्स्ट में आते हैं प्रिकॉशन पे। नेक्स्ट आता है प्रिकॉशन फॉर यूजिंग एलपीजी। हम जो एलपीजी यूज करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घर में यूज करते हैं उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। फर्स्ट आते हैं बिफोर लाइटिंग ए मैच स्टिक वी शुड मेक श्योर नो फाउल स्मेल ऑफ लीकेज गैस फाउंड इन किचन। कभी भी हमें मैच स्टिक से अगर हम जब लाइट जलाते हैं गैस को जलाने के लिए, तो पहले हम श्योर हो जाएं कि कोई भी फाउल स्मेल हमारा लीकेज गैस का हमें किचन में नहीं फाउंड होना चाहिए। तो फाउल स्मेल जो आती है उसमें क्या करते हैं, जनरली जो एलपीजी गैस होता है उसमें हमारा क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ये लार्ज अमाउंट में हमारा ब्यूटेन होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारा क्या होता है, आपका इथेन और प्रोपेन होता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन क्या होता है इसका फार्मूला C2H5 एंड SH। इसको हम क्या करते हैं, वही एलपीजी गैस के साथ जो पेट्रोलियम गैस के साथ उसमें हम मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। क्या होता है, एक बैड स्मेल हमको फाउंड होती है। तो ये किस लिए मिलाते हैं, ताकि अगर कहीं भी गैस अगर लीकेज हो तो ये बैड स्मेल हमको पता कर सके कि हमारा गैस सिलेंडर क्या है, लीकेज है। तो ये जो इथाइल मरकैप्टन है इसको यूज करते हैं हम फाउल स्मेल ऑब्टेन करने के लिए, कि बैड स्मेल हमको मिले ताकि हम उससे पहचान सके कि हमारा गैस क्या है, लीकेज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, तो हम कोई भी अगर मैच स्टिक हम लाइटिंग कर रहे हैं तो उसके पहले हम श्योर हो जाएं कि कोई भी हमको फाउल स्मेल हमको ऑब्टेन नहीं हो रहा है किचन में, ठीक है। अब सेकेंड हम आते हैं, यू शुड नॉट यूज एनी लैंप, ठीक है ना। हमको कोई भी लैंप जैसे केरोसिन लैंप हुआ या इलेक्ट्रिक लैंप हुआ किसके नियर द एलपीजी सिलेंडर के पास नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। पहले हमको कोई भी इलेक्ट्रिक लैंप या कैंडल लाइट भी कह सकते हैं या बर्निंग कैंडल, यानी बर्निंग कैंडल हुआ, केरोसिन लैंप हुआ, इलेक्ट्रिक लैंप हुआ, वी शुड नॉट यूज एनी लैंप लाइक केरोसिन और इलेक्ट्रिक लैंप नियर द एलपीजी सिलेंडर। वी शुड नेवर यूज लीकिंग गैस सिलेंडर। हमको कभी भी जो लीकिंग गैस सिलेंडर है उसको यूज नहीं करना चाहिए।
अगर हमको पहले से पता कि मेरा गैस सिलेंडर लीकेज कर रहा है तो उसको हमको यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको एजेंसी को फोन करके वहां से रिप्लेस कर लेना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वी शुड चेक पीरियोडिकली रबर पाइप एंड रेगुलेटर। जो हमारा गैस सिलेंडर के ऊपर जो रेगुलेटर यूज होता है जिससे हमें रेगुलेट करते हैं, और हमारा जो रबर पाइप होता है उसको हमको पीरियोडिकली चेक करना चाहिए कि अगर उसमें थोड़ी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत हमें चेंज कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं वी शुड ऑलवेज क्लोज द वाल्व ऑफ द गैस सिलेंडर व्हेन इट इज नॉट यूज फॉर कुकिंग। जब हम उसको कुकिंग के लिए यूज नहीं कर रहे, अगर आप गैस सिलेंडर को कुकिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका जो वाल्व है मीन्स रेगुलेटर से उसके वाल्व को हमको क्लोज करके रखना चाहिए। ठीक है ना। उसको ऑलवेज ओपन नहीं रखना, उसको हमको ऑलवेज क्लोज करना है जब हमको यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वी शुड नेवर चेक द लीकेज ऑफ सिलेंडर। हमको जो लीकेज ऑफ सिलेंडर, अगर आपको पता है कि गैस में लीकेज है तो उसको हमको कभी भी बर्निंग कैंडल से चेक नहीं करना चाहिए, मैच स्टिक जला के चेक नहीं करना चाहिए। हमको उसका जो लीकेज है, हमको कोई भी ज्वलनशील पदार्थों को वहां के पास नहीं लगना चाहिए। तो वी शुड नेवर चेक द लीकेज ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख सकते हैं लीकेज ऑफ गैस सिलेंडर विथ बर्निंग कैंडल्स और मैच स्टिक्स। ठीक है ना। यहाँ पे अगर चेक करना तो क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम सोपी सोल्यूशन ले लेंगे, उसके ऊपर हल्का सा रखेंगे तो उसमें से क्या होगा, अगर गैस बाहर आ रही तो क्या होगा, उसमें बुदबुदाहट आएगी तो हम सोपी सोल्यूशन से चेक करेंगे, ना कि कोई बर्निंग चीज से चेक करेंगे। बर्निंग कैंडल्स हुआ, ठीक है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारे प्रिकॉशंस हैं जो कि हमको एलपीजी को यूज करने से पहले हमें ये प्रिकॉशन रखना चाहिए। ठीक है।